वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं हिंदी का सेतु कार्यक्रम, जो कि आपकी एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है क्लास 8 के लिए। आपकी नई किताबों को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको नए सिलेबस से कनेक्ट करने के लिए ये सिलेबस आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें जो पहला पार्ट दिया गया है वो एक गीत है जो एक फिल्म में भी हुआ करता था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। झांकी किसे कहते हैं? टैब्लो वगैरह आप लोग देखते हैं, जैसे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को परेड जो होती है उसमें आप लोग टैब्लो देखते होंगे, उन्हें ही झांकी कहते हैं बेटे। तो हिंदुस्तान की झांकी यहाँ पर आपको कवि दिखाना चाहते हैं। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे, इसकी मूल संवेदना पढ़ेंगे, फिर इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। सीधा सीधा पहले पढ़ेंगे हम लोग इसको। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके बाद आगे है, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे लिखते हैं कवि, ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ पद्मिनियां अंगारों, हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण ये कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे है, देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे लिखते हैं कवि, जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खून खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दन दन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे है, ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये कवि प्रदीप का लिखा हुआ गीत है, कविता कह सकते हैं इसको आप। ये इसका अब हम भावार्थ पढ़ेंगे। पूरा का पूरा मैं आपको शुरू से करा रही हूँ यहाँ से। तो जब कवि कहते हैं कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, यानी कि वो हमें दिल्ली की, पूरे इंडिया की झलक दिखाना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखाना चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा हिंदुस्तान कैसा है। तो कहते हैं आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। दोबारा से इसी बात को फोकस करते हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, यानी कि आओ बच्चों तुमको हम हिंदुस्तान की झांकी दिखाएंगे। आगे कहते हैं, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, यानी कि वो कहते हैं कि इस मिट्टी से तिलक करो। तिलक किया जाता है आमतौर पर चंदन से, रोली से। तो एक तरीके से वो ये कहना चाहते हैं कि इस मिट्टी से तिलक कर लो, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत पवित्र है, चंदन जैसी मिट्टी है, और इससे आप तिलक कर लो अपने माथे से, इस मिट्टी को लगा लो, क्योंकि ये धरती बलिदान की है। इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती की रक्षा के लिए यहाँ पर हजारों लोगों ने बलिदान दिया है, इसलिए ये पवित्र भूमि है, इसको अपने माथे से लगा लो। यानी कि ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा पवित्र है। पवित्र चीजों को माथे से लगाया जाता है बेटे, तो इस मिट्टी को
तिलक करने के लायक बताते हुए कहते हैं कि ये मिट्टी बलिदान की मिट्टी है, इसलिए इसका अपने माथे पर तिलक कर लो। फिर आगे कहते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम का मतलब है माता को वंदन करता हूँ, माता को नमस्कार करता हूँ, माता को नमन करता हूँ, माता को प्रणाम करता हूँ। आगे है उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है। पर्वतराज कौन है यहाँ पर? हिमालय। हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है और भारत के उत्तर में वो है भी। तो लेखक लिखते हैं कवि प्रदीप कि हमारे देश के उत्तर में, उत्तर दिशा में पर्वतराज विराट का मतलब है बड़ा। पर्वतराज यानी कि हिमालय। उत्तर में हमारे देश के उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखवाली करने के लिए पर्वतराज यानी कि हिमालय, बड़ा हिमालय खड़ा हुआ है। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है और दक्षिण में हमारे पैरों की तरफ को, हिंदुस्तान के पैरों की तरफ हिंद महासागर है। तो कहते हैं कि उसे सागरों का, समुद्रों का सम्राट कहा जाता है। तो कहते हैं कि दक्षिण में, हिंदुस्तान के दक्षिण में इस तरीके से लोकेशन है हिंद महासागर की, लगता है कि जैसे वो हिंदुस्तान के पैर धो रहा हो। आगे कहते हैं जमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है। तो कहते हैं, आगे कहते हो कि ये देखो, ये गंगा के तट को देखो, गंगा के घाट को देखो, गंगा के तट को देखो यानी कि गंगा के किनारे को देखो, और ये देखो ये गंगा का घाट है। यमुना के तट को देखो यानी कि यमुना के किनारे को देखो, यहाँ पर यमुना का किनारा है और यहाँ पर गंगा का घाट है। आगे कहते हैं बाट बाट में, हाट हाट में, यहाँ निराला ठाट है। बाट का मतलब यहाँ पर आपका बाट बाट, नजर नजर, दृश्य दृश्य हो सकता है। बाट देखना का मतलब होता है किसी का इंतजार करना है। तो बाट शब्द जो है ये कई अर्थों में लिया जाता है। तो बाट बाट में, हाट हाट में, हाट कहा जाता है बाजार को, बाट कहा जाता है किसी भी दृश्य को, कि यहाँ के नजारों में, यहाँ के बाजारों में यहाँ पर निराला ठाट है, यहाँ पर अलग ही शानदार चीजें होती हैं। आगे कहते हैं देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की। ये तस्वीरें देखो, ये हमारे देश के गौरव की हैं, हमारे अभिमान की तस्वीरें हैं ये। और इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक कर लो क्योंकि ये बलिदानों की धरती है। इस धरती के लिए यहाँ पर लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं। आगे फिर से वो रिपीट करते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके बाद धीरे धीरे करके वो आपको पूरे देश में घुमाएंगे। कवि प्रदीप कहते हैं ये है अपना राजपूताना, नाज इसे तलवारों पर। राजपूताना यानी कि राजस्थान की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। कहते हैं कि ये अपना राजपूताना है जिसे तलवारों पर नाज है, यानी कि दे फील प्राउड फॉर देयर स्वॉर्ड। अपनी तलवारों के लिए जो गर्व महसूस करते हैं, ये अपना राजपूताना है। आगे कहते हैं इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पे। यहाँ पर लोगों ने अपना सारा जीवन बर्छी तीर कटारों के जरिए काटा, इनके लिए काटा है, यानी कि वो सारे जीवन योद्धा रहे हैं, हमेशा वो देश के रक्षक रहे हैं। आगे कहते हैं ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर। प्रताप यानी कि राणा प्रताप की बात यहाँ पर हो रही है बेटे। राणा प्रताप जो कि यहाँ पर अपने जीवन भर अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ते रहे। तो कहते हैं ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, मतलब इस देश में ये वतन जो है ये राणा का वतन है और ये जो देश है ये हमेशा आजादी के नारों से पलता रहा है, यानी कि यहाँ पर हमेशा ही आजादी के नारे लगते रहे हैं। और आगे कहते हैं कूद कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। आपको जौहर याद होगा बेटा, पद्मावत कहानी आपको फिल्म याद होगी। पद्मावत फिल्म में भी बताया गया था कि जब यहाँ पर देश पर आक्रमण हुआ तो यहाँ पर हजारों पद्मिनियां थी, यानी कि हजारों महिलाएं थी जिन लोगों ने किसी तरीके से दुश्मन उनके शरीर को छू भी न सके, इसलिए अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, जल करके वो खत्म हो गई थी अंगारों में। तो कहते हैं कि हजारों पद्मिनियां अपने आप को यहाँ पर खत्म कर चुकी हैं। आगे कहते हैं बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। कहते हैं कि राजस्थान के हर कण कण से, यानी कि हर जर्रे जर्रे से कुर्बानी की आवाज आती है। यहाँ पर हर जर्रा कुर्बानी की गवाही देता है। आगे वो कहते हैं कि इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये धरती बलिदान की है। इस मिट्टी को अपने माथे से लगा लो, इससे अपना तिलक कर लो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, यानी कि मैं इस माता को प्रणाम करता हूँ, इस धरती माता को प्रणाम करता हूँ। ये राजस्थान की बात की उन्होंने। आगे कवि प्रदीप कहते हैं देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोड़ा था। कहते हैं ये देखो ये मराठों का मुल्क है, बात कर रहे हैं वो महाराष्ट्र की, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कवि प्रदीप। कहते हैं कि देखो ये मुल्क मराठों का था, ये उस समय
मराठों का मुल्क हुआ करता था, यहाँ पर शिवाजी हुआ करते थे, शिवाजी का मुल्क था ये। और मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, यानी कि मुगलों की ताकत को जो तलवारों पर तोला करता था, यानी कि जिनसे वो मोर्चा लिया करता था, युद्ध किया करता था तलवार से। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। मुगलों से वो लगातार लड़ते रहे थे इस तरीके से जैसे कि हर पर्वत पर आग लग गई हो, हर पत्थर एक शोला हो। इस तरीके से शिवाजी उनसे जो आक्रांता थे, उनसे आक्रमण करने वालों से लगातार युद्ध करते रहे थे। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। और शिवाजी के साथ जितने भी मराठे थे उन सब ने हर हर महादेव को अपना तकिया कलाम बना लिया था, क्योंकि वो लोग योद्धा थे और किसी भी युद्ध के दौरान उनका एक जो कहते हैं कि वॉर क्राई, उस तरीके से वो लोग हर हर महादेव शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। आगे कहते हैं, शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, यानी कि शिवाजी शेर की तरह बहादुर थे और उन्होंने हमारी शान की लाज रखी थी। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तुम तिलक कर लो क्योंकि ये बलिदानों की धरती है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे कहते हैं, जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां। कहते हैं जलियांवाला बाग, पंजाब की तरफ आ जाते हैं यहाँ से निकल के कवि प्रदीप। कहते हैं जलियांवाला बाग देखो यहीं पर गोलियां चली थी। आपको जनरल डायर वाली कहानी याद होगी कि जलियांवाला बाग में यहाँ की एक शांति सभा के लिए लोग इकट्ठे हुए थे और उन निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने हजारों गोलियां चलवाई थी, जिससे बहुत से लोग मारे गए थे। तो कहते हैं कवि प्रदीप की जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, यानी कि ये जो जलियांवाला बाग है यहीं पर गोलियां चली थी। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होली। अब ये मत पूछना कि यहाँ पर होली किसने खेली थी, खून की होली किसने खेली थी। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, यानी कि एक तरफ तो दंदन बंदूकें बज रही थी, बंदूकें चल रही थी, गोलियां चल रही थी, और दूसरी तरफ टोलियां थी जिनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। आगे कहते हैं, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, जो लोग मर रहे थे वो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब की बोलियां बोल रहे थे। यहाँ पर ऐसा दृश्य हुआ था। आगे कहते हैं वहां पर कवि प्रदीप जी, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। यहाँ पर महिलाओं ने भी, महिला जो होती थी बहनों ने भी, हमारी बहनों ने भी बाजी लगा दी थी अपनी जान की, इनके अपनी जान कुर्बान कर दी थी यहाँ पर उन लोगों ने। तो इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, बलिदानों की धरती है, इस मिट्टी से अपने माथे पर तिलक कर लो। आगे फिर से वो रिपीट करते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे वो पंजाब के बाद आते हैं बंगाल की तरफ। यहाँ के लिए कहते हैं, ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है। ये बंगाल देखो यहाँ का हर चप्पा, यानी कि हर पार्ट बंगाल का हरियाला है, यानी कि हरा भरा है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। यहाँ हर बच्चा अपने देश पर मरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला। यहाँ के बच्चों को बिजली ने ढाला है, भूचालों ने पाला है, यानी कि बहुत बहादुर होते हैं। मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला। इनकी मुट्ठियों में तूफान बंधा हुआ है और प्राणों में इनके ज्वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, हमारे वीर सुभाष चंद्र बोस जो थे उनकी भी जन्मभूमि यही है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक कर लो अपने माथे पर, ये बलिदान की धरती है, यहाँ हजारों लोगों ने बलिदान किया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये कविता थी कवि प्रदीप की लिखी हुई, जो आज हमने पढ़ी। इसके आगे हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है कि इस पाठ को विस्तार से चर्चा करें, दी गई गतिविधि इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। गतिविधियां दी गई हैं, इनके हिसाब से हम आगे पढ़ाई करें। तो दिया है पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए, स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिनके एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, तो हमें उनको सबको टिक लगाना है। तो आगे प्रश्न दिया गया आपको, हिंदुस्तान को बलिदानों की धरती क्यों कहा गया है। हिंदुस्तान को बलिदानों की धरती इसलिए कहा गया, मैं उत्तर भी साथ के साथ आपको बता रही हूँ बेटा, ये देख लीजिए आपके एमसीक्यू है इसमें। ये बलिदान देने वालों की कतार लगी है, हर व्यक्ति देश हित में लगा है, हमारे वीरों ने अपनी शहादत से इसे मुक्त करवाया है, या फिर यहाँ का हर बच्चा देश के लिए जन्म लेता है और मर जाता है। तो बलिदानों की धरती क्यों है ये, क्योंकि बलिदान देने वालों की कतार लगी हुई है, साथ में यहाँ का हर बच्चा देश के लिए जन्म लेता है और मरता है। आप ये दो इसमें पॉइंट ले सकते हो, इनको आप लिख सकते हो, ठीक है, पहला वाला और ये लास्ट वाला। अगला प्रश्न है आपके लिए,
कि ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर। इसमें प्रताप का अर्थ क्या है? प्रताप का मतलब है महामहिम, शूरवीर, शिव प्रताप या महाराणा प्रताप। तो इसका अर्थ है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के लिए इसको शब्द को प्रताप को लिया गया। प्रताप का वतन है यानी कि महाराणा प्रताप का वतन है। इसका ऑप्शन होगा महाराणा प्रताप। आगे है झांकी हिंदुस्तान की, से कवि का क्या तात्पर्य है? जब कवि कहते हैं कि हम आपको झांकी दिखाएंगे हिंदुस्तान की, तो क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन है 26 जनवरी पर भारत की झांकी देखना, इसकी कहीं बात नहीं हुई है। दूसरा है संपूर्ण भारत के राज्यों की एक झलक प्रस्तुत करना, ये हो सकता है क्योंकि इन्होंने, हमें लेखक ने राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और उसके बाद नीचे आकर के यहाँ पर ये आपका जो था बंगाल, इन सब की जगह पर दिखाया है, तो ये चीज हो सकती है। उसके बाद अगला प्रश्न, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से भरना। बिल्कुल देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से उन सबको आप भर रहे हैं जो भी इस कविता को पढ़ रहे हैं, तो ये उत्तर भी सही हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैंने 2 उत्तर सही माने हैं। एक तो है संपूर्ण भारत के राज्यों की झलक प्रस्तुत करना और दूसरा देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से भरना। आगे आपको दिया गया है कि आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं ये आपको लिखना होगा। एक बार मैं फिर से चर्चा कर लेती हूँ। पहले वाले में जो हमने कहा कि भाई यहाँ का हर बच्चा देश के लिए जन्म लेता है और मरता है, ये उत्तर हमने लिखा था। ठीक है, देश को बलिदानों की धरती इसलिए कहा गया है क्योंकि देश का हर बच्चा यहाँ पर देश के लिए जन्म लेता है और देश के लिए ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हर व्यक्ति देश हित में लगा हुआ है, ये भी हो सकता है इसका उत्तर। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ये धरती बलिदानों की है, तो हमारे वीरों ने अपनी शहादत से इसे मुक्त कराया है और यहाँ का हर बच्चा देश हित के लिए जन्म लेता है और मरता है। अगले प्रश्न में जो दिया गया है कि ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर, यहाँ प्रताप का तात्पर्य है महाराणा प्रताप। यहाँ महाराणा प्रताप के लिए प्रताप लिखा गया है। अगला प्रश्न है झांकी हिंदुस्तान की, इससे कवि का क्या मतलब है? तो 26 जनवरी पर भारत की झांकी देखना, ये नहीं था। संपूर्ण भारत के राज्यों की एक झलक प्रस्तुत करना, ये हो सकता है। भारत के गौरवशाली व बलिदानी इतिहास की झलक प्रस्तुत करना, ये नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। और देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से भरना, ये भी नहीं बनेगा। इसका आंसर, बेस्ट आंसर बनेगा संपूर्ण भारत के राज्यों की एक झलक प्रस्तुत करना, क्योंकि इस कविता में आपको राज्य आए हैं सारे, कश्मीर आया है, मध्य प्रदेश आया है, राजस्थान आया है, साथ में आपका लास्ट में आकर के यहाँ पर पंजाब भी आ गया है और साथ में बंगाल भी आया है। तो कहीं ना कहीं इसका मकसद था पूरे देश के अलग अलग राज्यों की झांकी प्रस्तुत करना। तो ये उत्तर क्यों चुने हैं आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जल्दी जल्दी बताओ। तो उत्तर का पर्वतराज कौन है? उत्तर का पर्वतराज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है हिमालय। हिमालय पर्वत को उत्तर का पर्वतराज कहा जाता है। इसके बाद है दक्षिण के सागर को सम्राट क्यों कहा गया है? दक्षिण के सागर को सम्राट क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत बड़ा महासागर है, साथ में भारत के पैरों की तरफ को है। इसको सम्राट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारे के सारे समुद्रों का राजा माना जाता है। आगे ठाठ को निराला क्यों कहा गया? ठाठ किसी भी व्यक्ति के निराले ही होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब बन ठन करके चलता है, अपनी शोभा दिखाता है, अपनी रईसी दिखाता है, अपनी सभ्यता दिखाता है, तो कहीं ना कहीं से निराला ठाठ कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत को बलिदानों की धरती क्यों कहा गया? तो भारत में सदैव से ही बलिदान देने की परंपरा रही है। यहाँ के वीरों ने हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं। पुरातन काल से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत से लोगों ने यहाँ की मिट्टी की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं, इसलिए इसे बलिदानों की धरती कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका मिलकर करे मिलान। तो आपको प्रश्न दिया गया है कि कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं। पहला स्तंभ आपका ये है और दूसरा स्तंभ ये है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पहला स्तंभ है, ये दूसरा का दूसरा स्तंभ है। ठीक है, तो पहले में आपको पंक्ति दी गई है कविता की, दूसरे में भावार्थ दिया गया है। दोनों को हमें मैच करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। पहला है शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, यानी कि शिवाजी ने हमारी शान की लाज रखी थी। इसके लिए इधर स्तंभ 2 में, स्तंभ 2 में कौन सी लाइन बन सकती है? देखिए, शिवाजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है मराठों के सरदार शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति के आगे मुगलों की ताकत को भी हिला दिया और आन बान शान का बाल बाका भी नहीं होने दिया। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। तो इसके लिए
आप लिख सकते हैं कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए देश की बेटियों का योगदान भी किसी से कम नहीं था। यहाँ आप मैच कर सकते हैं। तीसरा है एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां। तो आपको याद आ जाएगा कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। जनरल डायर ने दनादन गोलियां चलवाई थी और हमारे वीर जो थे निहत्थे थे, वीरांगनाएं भी निहत्थी थी, उन लोगों पर लगातार गोलियां चलाई जा रही थी। तो ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला को आप मिलाएंगे पहले वाले से। और अगला है एक, हाँ ये पूरे के पूरे आपके हो गए हैं। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज वर्क करना है। इसके बाद आगे है सोच विचार के लिए। तो यहाँ पर आपको सोच करके थोड़ा सा उत्तर देने हैं। प्रश्न आपको दिए गए हैं 3। पहला प्रश्न है कि इस मिट्टी से तिलक करो, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसकी नज़र में ये जो यहाँ की मिट्टी है, जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने बलिदान दे दिए हैं, ये एक तरीके से पवित्र भूमि बन चुकी है। यहाँ की मिट्टी से तिलक किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है इस कविता में शिवाजी की शक्ति व पराक्रम को किस प्रकार दर्शाया गया। तो शिवाजी के पराक्रम को किस प्रकार दर्शाया गया, हमने कविता में लास्ट में पढ़ा था बेटे, ये वहां पर था, ये देखिए। इसके बाद बीच में था, देखिए, हाँ कहा गया, हाँ। तो कुल मिलाकर के कवि कह रहे हैं, यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे था, ये खासियत थी। तो उनको हम सारी की चीजों को देखें तो हमें पता चल जाए कि सागर को सम्राट क्यों कहा गया है, ठाठ को निराला क्यों कहा गया। हाँ, यहाँ आ गए थे हम लोग। तो इस कविता में शिवाजी की शक्ति और पराक्रम को किस प्रकार दर्शाया गया है। शिवाजी की शक्ति को, पराक्रम को प्रशंसा करते हुए दर्शाया गया है कि वो जब भी आते थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, तो जब भी आते थे यहाँ पर तो एक तरीके से यहाँ पर वो शिवाजी के बारे में बात कर रहे हैं। शिवाजी का पूरे मुल्क मराठा में राज हुआ करता था। मुगलों की ताकत को भी तलवारों पर तोल दिया करते थे। हर पर्वत पर आग लगी थी, यानी कि वहां पर पूरी तरह से क्रांति हो रही थी। सब लोग यहाँ पर हर हर महादेव बोलकर के आक्रमण कर दिया करते थे और बच्चा बच्चा ये बोली बोला करता था। तो शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इनकी शेर शिवाजी ने हमारी लाज बचा ली थी। उस टाइम उनके जैसा कोई और योद्धा नहीं था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग की घटना के विषय में पता लगाइए और लिखिए। तो इस पर चर्चा भी करनी है, आपको लिखना भी है। तो ये घटना ऐसी थी बेटा, किसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। तो बात थी बेटे 13 अप्रैल सन 1919 की, यानी कि 1919 की। वहां पर वैसाखी का मेला लगा हुआ था। लोग निहत्थे थे, अपनी सभा करने के लिए, त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। और उसी वक्त जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोग वहां पर मारे गए थे। कुछ लोग वहां कुआं था, अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूद गए थे, तो दब करके मर गए थे। इस पर आप चर्चा कर सकते हैं कि क्या इसको टाला जा सकता था, अगर हाँ तो कैसे। साथ में आप लोग ये भी चर्चा करेंगे कि इस युद्ध का फायदा क्या हुआ था। तो पूरा का पूरा आप लोग लिख के बैठेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है हाँ कविता की रचना। तो कविता की रचना में देखिए आपको पहले पंक्तियां दी गई हैं कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो आगे आपको दिया हुआ है, इन पंक्तियों को अपने साथियों के साथ मिलकर लय सहित गाने का प्रयास कीजिए। अपने साथियों के साथ मिलकर के आपको इसको लय के साथ गाना है। आप हाथों से ताली भी बजा सकते हैं। अब पहचानिए कि क्या पहली 2 पंक्तियों के गाने में स्वर समान लगा था। तो आपको पहले गाना है, उसके बाद अपने आप एनालिसिस करने के लिए आपको बोल रहे हैं लेखक कि आप उनको पढ़ने के बाद सोचिए कि क्या उनमें दोनों में बराबर टाइम लग रहा था। तो आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि पहली 3 पंक्तियों को गाने में लगभग एक समान समय लगा। मतलब शुरुआत की जो 3 पंक्तियां थी, जो गीत का मुखड़ा था, उसको गाने में बिल्कुल एक जैसा समय लगा। जो शुरुआत की 3 लाइनें थी यहाँ तक, ये ठीक है, इनको पढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि हाँ इस कविता में शिवाजी की शक्ति और पराक्रम को किस प्रकार दर्शाया गया। शिवाजी की शक्ति और पराक्रम को कई जगह दर्शाया गया कि उनकी कटारी उनकी मित्र थी, युद्ध करना पसंद करते थे। तो आप कविता में से ढूंढ करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इस मिट्टी से तिलक करो। तो इस मिट्टी से तिलक करो का क्या मतलब है यहाँ पर, क्योंकि कवि जानते थे कि इस मिट्टी के लिए हजारों लोगों ने अपने शरीर की कुर्बानियां दी हैं, तो उनको जाया नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि इस मिट्टी से तिलक करो।
आगे कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों के लिए आपकी मातृभाषा में क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आपको लिखने हैं। आपके मित्र की भाषा और किसी अन्य भाषा में भी इन्हें क्या कहते हैं वो भी आपको लिखना है। और साथ ही ये सभी शब्द कितने समान या अलग अलग तरह के, इस पर भी चर्चा करनी। सबसे है आपकी धरती। धरती को हमारी मातृभाषा में कहा जाता है धरा, ठीक है। इसी क्या इसको धरती भी कह सकते हैं। आगे मित्र की भाषा में धरती ही कहते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग भाषा दी हुई है। मृदा कन्नड़ में कहते हैं, सॉइल अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ पर धरती ही लिखूंगी मैं फिर से, ये आपका इंग्लिश में आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है आजादी। आजादी के लिए लिख सकते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, साथ में आपका मातृभाषा में क्या कहते हैं इसको, आजादी। तो सब जगह हमारे यहाँ तो आजादी ही बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बलिदान। बलिदान के लिए लिख सकते हो आप त्याग, कुर्बानी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है तलवार। तलवार के लिए आपको पता चल सकता है आराम से कि हमारी मातृभाषा में भी तलवार को तलवार ही कहते हैं। तो मैं वही लिखूंगी, आप क्या कुछ और लिखते हैं तो आप वो लिख लीजिए तलवार। अब विंडो सीटिंग बनेगी, कहाँ से बनेगी। इसके बाद है तीर। तीर को हमारी भाषा में तीर ही कहते हैं, आपकी भाषा में कुछ और कहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। तलवार को हमारी भाषा में तलवार ही कहते हैं, इसलिए मैंने तलवार ही लिखा है। आगे चलेंगे। शब्द अनेक, एक अर्थ अनेक, ठीक है। कभी कभी एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं और इनको अलग अलग संदर्भ में समझा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है ढाला है इसको भूचालों ने पाला है। यहाँ पाला का मतलब है पालन पोषण, ठीक है। किसी की अपब्रिंगिंग करना, किसी को पालना। तो ढाला है इसको भूचालों ने पाला है, यहाँ पर ये हो गया। दूसरा आगे है इस बार इतना पाला पड़ा कि हमारी सारी फसल नष्ट हो गई। यहाँ पाला पड़ने का मतलब है बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होना। तो पाला पड़ना, एक तो हुआ पाला है यानी कि किसी की परवरिश की है, किसी की ग्रूमिंग की है, और दूसरा है पाला पड़ना का मतलब बहुत ज्यादा ठंड होना, कोहरा हो जाना। अब आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको भी इनके वाक्य बनाने। सबसे पहले दिया गया घाट। घाट के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, तो इन शब्दों को हम एक बार ठीक से लिख लेते हैं बेटे। जैसे आपको दिया गया था घाट। घाट का मतलब होता है नदी का किनारा, और साथ में घाटा का मतलब नुकसान भी होता है, ठीक है। तो एक ही शब्द से दो अर्थ निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पर नदी का किनारा है उसको भी घाट कहते हैं, और नुकसान को, लॉस को भी घाट कहते हैं। अगला शब्द आपको दिया गया था बाट। बाट का मतलब रास्ता भी होता है, किसी का रास्ता देखना यानी कि बाट देखना। और तोलने के लिए तराजू पर जो लोहे का रखा जाता है, आपने देखा होगा, उसे भी बाट कहा जाता है। अगला है ठाठ। तो ठाठ का मतलब शान शौकत भी होता है, और एक बांस का ढांचा होता है जैसे नाव में लगाया जाता है रक्षा करने के लिए, उसको भी ठाठ कहा जाता है। रोकथाम के लिए, हवा से रोकने के लिए लगाया जाता है, ठीक है बेटे। आगे, इसके आगे आपको जो शब्द दिए गए हैं उनमें है नीचे दिए गए समान लय वाले शब्दों की सूची में समान लय वाले नए शब्द जोड़िए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए। तो आपको यहाँ पर इनके राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। ये भी मैंने अलग से आपके लिए थोड़ा क्लियरली लिख लिए थे, इनको यहाँ से आप पढ़ लेंगे। 60, पहला शब्द आपको दिया गया था 60। तो 60 के लिए मैंने राइमिंग वर्ड्स यानी कि एक इसकी तुकांत वाले शब्द जो लिए, तुक मिलाने वाले शब्द लिए थे, पाठ, ठाठ, काठ और आठ। और कोई और शब्द बन सकता है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा बेटे। ऐसे दूसरा शब्द आपको दिया गया है घाट, जिसके तुकांत शब्द आपको जोड़ने हैं यहाँ पर तुक जैसे। तो ये लिए है काट, चाट, खाट, जाट, टाट, डाट, पाट, बाट, भाट, लाट। इनके अलावा भी कोई ऐसा शब्द बनता है जो इससे राइमिंग हो तो उसे आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको जो दिया गया है कि परस्पर विचार कीजिए कि कविता में तुकांत शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। आप भी बता सकते हैं कि कविता में तुकांत शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बाकी मैं भी बता रही हूँ कि कविता में तुकांत शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कविता में एक तारतम्य बना रहे, सुनने में किसी को भी वो अच्छा लगे। जब कविता में आखिर में तुकांत शब्द आते हैं तो उसकी तुक बनने से एक सुर बन जाते हैं, एक लय बन जाती है जो सुनने में, बोलने में
अच्छी लगती है और इसीलिए कविता में तुकांत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपको दिया गया है पाठ से आगे, यानी कि इस कविता में कवि ने अपने देश की पहचान इस रूप में दी। कवि ने किस तरीके से पहचान की है, तो उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से पहचान दी है कि भारत जो है, भारत के उत्तर में पर्वत राज विराट जो है, यानी कि विशाल पर्वत राज हिमालय उत्तर में रखवाली करता है, और दक्षिण में सागरों का सम्राट यानी कि सागरों का राजा यानी कि हिमालय हमारे देश के चरणों को धोता है। तो आप अपने राज्य को किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहेंगे, इसे कविता या लेख के रूप में लिखिए। मैं अगर लिखती तो मैं लिखती, जैसे दिल्ली में मैं रहती हूँ बेटे, तो दिल्ली में मैं लिखती हूँ हरियाणा और पंजाब के साथ हमारे दिल्ली का बॉर्डर जुड़ा हुआ होता है, तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ मेरे देश की शान है दिल्ली। ठीक है, मैं लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखती, मेरे देश की शान है दिल्ली, आगे लिखेंगे मेरे देश का मान है दिल्ली। इसी तरीके से आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आगे मानचित्र में अपने राज्य को चिन्हित कीजिए। तो मानचित्र में जब अपने राज्य को चिन्हित करने वाली बात आती है, देखिए मेरा राज्य मुझे यहाँ पर छोटा सा ये दिख जाता है, इसको मैं चिन्हित कर सकती हूँ, ये मेरा राज्य दिख जाता है। ये दिल्ली को मैंने चिन्हित कर दिया। आप भी अगर दिल्ली से हैं तो दिल्ली को चिन्हित कर सकते हैं, वरना जहां भी कहीं आप रहते हैं उसको आप इसमें चिन्हित कीजिए अपने राज्य को। ठीक है, आगे है देश की स्वतंत्रता आंदोलन के समय जनता में जागरूकता के लिए अनेक नारे प्रचलित हुए, उनकी सूची बनाई। तो नारे जो चले थे उनमें काफी नारे थे, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध थे। वंदे मातरम एक ऐसा नारा था जो उस वक्त की नहीं, आज भी सभी की जुबानों पर भारत में चढ़ा हुआ होता है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था गीत, जिसका एक टाइटल था वंदे मातरम। ये हमारी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक रहा आजादी के टाइम पर और आज भी है। दूसरा नारा था इंकलाब जिंदाबाद, जो कि भगत सिंह जी ने दिया था। ये नारा क्रांति का और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था उस टाइम पर बेटे। इसके अलावा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा बलिदान और त्याग की भावना को दर्शाता था। इसके अलावा लाला लाजपत राय जो थे, उन्होंने दिया था नारा, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिद किए बैठे थे कि आजादी पाना मेरा हक है और मैं इसे लेकर के ही मानूंगा। अगला नारा था अल्लामा इकबाल का दिया हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये नारा भारत के लिए प्रेम और भारत के लिए गर्वित भावना को दर्शाता था। अगला नारा था भारत छोड़ो, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था। ये नारा ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर निकालने की मांग करता था। अगला नारा था करो या मरो, ये भी महात्मा गांधी ने दिया था, जब नारा संघर्ष और क्रांति के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। भारत में जब अहिंसा से काम नहीं चल पा रहा था, तब महात्मा गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। अगला एक नारा था जय जवान जय किसान, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था अपने देश के किसानों के लिए, अपने देश के सैनिकों के लिए। जय जवान जय किसान, जिसे बाद में मोदी जी ने जोड़ करके जय विज्ञान भी कर दिया था। एक और नारा था सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये नारा दिया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, और ये नारा सत्य की जीत का ही संदेश दिया करता था। अगला आपके पास नारा था आजाद ही रहे हैं आजाद ही मरेंगे। तो ये नारा दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। ये आजादी के लिए दृढ़ संकल्पित होने की बात किया करता था ये नारा। अगला था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता जी ने, जो कि तिरंगे के सम्मान में था, देशभक्ति की भावना को दर्शाता था। अगला नारा था जहां पवित्रता है वहीं निर्भयता है। ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, जो कि सत्य और अहिंसा के महत्व को दर्शाता है। अगला नारा था सरफरोशी ऋषि की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा दिया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, और ये नारा क्रांति और स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्प लोगों को जताया करता था। तो ये सारे के सारे नारे मैंने आपको बताए, जो कि आपके पाठ के हिसाब से सेट बैठ थे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आपका प्रश्न जो था कि देश के नारों के लिए और जनता में जागरूक बनाने के जो नारे बने थे उनकी सूची बनाई। ये सूची हमारी बन गई है बेटे। इसके आगे रचनात्मकता की ओर इस कविता का एक सुंदर चित्र बनाइए। और इस कविता का एक कोई सुंदर चित्र बनाना है, तो कुछ चित्र मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। जिस तरीके के चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं, आपको बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको चित्र बनाना है, तो आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने एक चित्र है।
हिंदुस्तान की झांकी के नाम से आप इस चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई चित्र आप बना सकते हैं। ये मैंने आपके सामने लिया हुआ है आपके लिए। यहाँ पर आपको इंडिया गेट दिखाई पड़ रहा होगा। इसे लेते हुए आप लोग चित्र बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह का भी कोई चित्र बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है। ये भारत माता ले सकते हैं आप लोग, और साथ में आपका यहाँ पर आप इस तरीके से भारत माता का चित्र बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस तरह का चित्र भी बना सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं भारत की झांकी दिखाने के लिए 3 नग का इस्तेमाल मैंने किया है, और साथ में इस तरीके से यहाँ की तरक्की को दिखाते हुए चित्र लिए हैं। आप इस तरह का चित्र भी ले सकते हैं जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है। ये मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे रही हूँ। आप लोग अपना चित्र बनाएं और जरूर बताएं कि आपका चित्र कैसा बना। इस तरह से आप सिंपल सा चित्र भी बना सकते हैं बेटे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं जो कि आप बना सकते हैं। तो इस तरह के चित्र आप बना सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में बनाना चाहें तो ऐसे लक्ष्मीबाई जी का चित्र आप लोग बना सकते हैं। अब आगे है गीत की बात के नाम से आपका टॉपिक। तो इसमें प्रस्तुत कविता में वंदे मातरम शब्द का प्रयोग किया गया, पद का प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं कि इसे भारत का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। अब इस राष्ट्रीय गीत को हम लोग पूरा पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले आपको लाइन दी जाती है वंदे मातरम। वंदे मातरम तो इसका मतलब होता है हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इसके बाद लाइन है आपकी सुजलाम सुफलाम, यानी कि तुम जल से भरी हुई हो, फलों से भरी हुई हो, यानी कि तुम्हारी धरती पर जिस धरती को मैं नमन कर रहा हूँ फलों से और जल से भरी हुई है। आगे मलय से शीतलाम, यानी कि तुम्हें मलय पर्वत से आती हुई जो पवन है शीतलता प्रदान करती है। मलय से पवन आती है और वहां से आने वाली हवा, आपको मलय पर्वत है भारत में बेटा, वहां से आने वाली हवा को मलय पर्वत कहा जाता है। वहां से आती हुई हवा तुम्हें ठंडक देती है। आगे कहा है शस्य श्यामला मातरम, यानी कि तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो, यानी कि तुम्हारी वजह से जो खेत है कल्याण है ये भरे हुए। आगे कहते हैं वंदे मातरम, जिसका अर्थ है हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। उसके आगे शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनी, यानी कि जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। भारत की जो धरती है यहाँ की धरती को यहाँ पर चंद्रमा जो है रात को सज्जित करता है। आगे कहते हैं फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, यानी कि जो फूल खिले हुए पेड़ों से फूलों से पेड़ सजे हुए हैं उसे कहा यहाँ पर फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी। आगे सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम, यानी कि सदैव हंसने वाली मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम, यानी कि सुख देने वाली वरदान देने वाली माँ, ये धरती माँ, इसे मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस गीत को आप सुन भी सकते हैं, आपको लिंक दिया हुआ है वहां से। आगे आपको दी गई हैं थोड़ी सी पहेलियां, ये भी हम लोग कर लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ आपको कुछ पहेलियां दी गई हैं। पहली दी गई 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता यही मेरी पहचान। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नयन। कैसे लिखेंगे? तो है 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता यही मेरी पहचान। तो ये आप लिख सकते हैं नयन। ये शब्द बनेगा नयन। नयन यानी कि आंखें दिन में जागती हैं रात में सोती हैं और यही पहचान है। आगे है एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। तो मेरे हिसाब से ये पतंग बनना चाहिए। आपको कुछ और लगता है तो आप लोग बता सकते हैं बेटे। अगला दिया है आपको रात में हूं दिन में नहीं, दिए के नीचे हूं ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूं कौन। तो ये आप अंधेरा हो सकता है। अंधेरा लिखेंगे यहाँ पर। अंधेरा है, दिए के नीचे भी होता है जिसे कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। अगला है मुझमें समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में फल फूल मिठाई तीनों चीजें आ जाती हैं बेटा, है ना? ठीक है। अगला सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं नक्शा। नक्शे के ऊपर सड़क होती है पर गाड़ियां नहीं होती हैं, जंगल होते हैं पर पेड़ नहीं होते हैं, शहर होता है घर नहीं होते हैं, और समंदर होता है पर पानी नहीं होता है। आगे आपका दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा, इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटे पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटे, ताकि आपका पूरा का पूरा कोर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी नई कक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।